हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म। कल हमने इसमें डार्विन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने इसमें डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विन, डार्विन के क्या क्या प्रिंसिपल थे। उसके बाद ऑब्जर्व फैक्ट, क्या क्या फैक्ट थे। इसमें हमने पढ़ा था एनोरमस फर्टिलिटी और ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसके बाद हमने जो बात की थी टोटल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स सबली कांस्टेंट। आज हम इसके आगे की पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं इसके रिजल्ट से। चूंकि जितनी संतानों को जीवित रहना है उनसे कोई ज़्यादा संतानें बन जाने के कारण इंडिविजुअल में एक एवरलास्टिंग कंपटीशन दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि पॉपुलेशन की एक क्लास की सभी इंडिविजुअल की नीड, आवश्यकताएं यानी एक जैसी होती हैं और हर इंडिविजुअल आगे बढ़कर उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह जीवित रहकर अपनी जाति को वंश को आगे बढ़ा पाए। डार्विन ने सोचा कि ओवर प्रोडक्शन के बावजूद जीवित रहने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या कांस्टेंट क्यों रहती है। मतलब उन्होंने सोचा अगर हम किसी एनिमल को देखें जिसमें क्या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन से मतलब है जिसमें संतान उत्पत्ति की जो दर है वो अन्य एनिमल्स की तुलना में काफ़ी हाई है, काफ़ी वो इंक्रीज हो रखी है। ओवर प्रोडक्शन के बावजूद जीवित रहने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या कांस्टेंट क्यों रहती है। इसका यह अर्थ है कि भोजन, आवास, मिलने वाली सुविधाएं आदि सभी लिमिटेड होती हैं और हर प्राणी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से उनमें संघर्ष की भावना जन्म लेती है। प्राणियों में यह संघर्ष निम्न प्रकार से हो सकता है। मतलब जो ओवर प्रोडक्शन अगर किसी चीज़ का हो रहा है, जैसे हम एनिमल्स में देखें, अगर किसी जाति में किसी ऐसे एनिमल्स के अंदर जिसमें प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो क्या होगा उसको रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए। तो उस कंडीशन में वो आपस में ही फाइट करने लगते हैं और उनमें से जो फाइट करके सरवाइव कर जाता है वो जिंदा रहता है और बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने जो संघर्ष था उसको निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया। वो पार्ट्स कौन कौन से थे? एक था इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा था इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक वह संघर्ष जो एक ही जाति के प्राणियों में पाया जाता है। मतलब एक ही जाति यानी ह्यूमंस की बात कर लें या डॉग्स की बात कर लें, डॉग की एक ही जाति के मध्य में अगर वो कंपटीशन हो रहा है तो वो कौन सा होगा? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका कारण यह है कि एक ही जाति के होने के कारण उनकी आवश्यकताएं समान होती है। प्रमुख आवश्यकता क्या है इसमें? भोजन। सेकंड है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है यह संघर्ष डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच दिखाई देता है। नेचर में लाइफ, ईट शब्द के कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे एक फॉक्स रैबिट का शिकार, फॉक्स तथा फॉक्स का शिकार टाइगर द्वारा किया जाता है। यदि एक रैबिट फॉक्स से बचने का प्रयास करता है और फॉक्स लगातार उसके शिकार का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से उनमें संघर्ष होगा। यह संघर्ष निरंतर होता रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता।
नेक्स्ट, स्ट्रगल विद द एनवायरमेंट। उन्होंने क्या बताया, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो किसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। किसी भी स्पीशीज के सदस्य की औसत संख्या को बनाए रखने का काम क्लाइमेट द्वारा किया जाता है। मतलब अगर नेचर की हम बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, क्लाइमेट की अगर बात करें, तो हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो भी एनिमल्स को खुद रेगुलेट करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस समय सर्दी का समय है, तो जो मॉस्किटोज हैं वो आजकल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जैसे ही गर्मी का सीजन आएगा तो एकदम मॉस्किटो बाहर निकल आएंगे, आपको बैठने तक नहीं देते। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, कंट्रोल इसका नेचर के द्वारा। तो इन्होंने भी इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में बात की। उन्होंने क्या बताया, जैसे एकदम वातावरण गर्म हो जाने पर या ठंडा हो जाने पर या भारी वर्षा के कारण या भूकंप के आ जाने पर, सूखा पड़ जाने पर प्राणियों का जीवन मुश्किल में आ जाता है। मतलब या तो गर्मी हो जाए, ठंडा हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो क्या होगा, जो भी एनिमल्स होंगे उनका जीवन दूभर हो जाता है। दूभर से मतलब उनको कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि क्लाइमेट द्वारा ओवर प्रोडक्शन को चेक किया जाता है। वातावरण में रहने के लिए प्राणियों में एवरलास्टिंग कंपटीशन होता है। हम यह भी देखते हैं कि कोई से दो इंडिविजुअल ना तो एक जैसे होते हैं और ना ही उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है। मतलब जो भी दो इंडिविजुअल्स हैं, ना तो वो देखने में एक जैसे होंगे, उसमें कोई ना कोई विभिन्नताएं होंगी, और उनकी जो ज़रूरतें होंगी वो भी सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है तो किसी को बर्गर पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है तो किसी को मोमोज पसंद है। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही चीज़ पसंद है, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। अर्थात उनमें वेरिएशन दिखाई देते हैं, जिनसे कुछ इंडिविजुअल इस संघर्ष में जीवित रह पाते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स असफल हो जाने पर मृत हो जाते हैं। यह भी निश्चित है कि जो वेरिएशन जीवित रखने के लिए उपयोगी होते हैं वे नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। जो वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए लाभदायक होते हैं वे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संतानें अपने पेरेंट की तुलना में बेटर फिट होंगी और इन्हें जीवित रहने का उचित अवसर प्राप्त होगा। इसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, परंतु डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया। अब बात करते हैं ऑब्जर्व फैक्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अगर बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऑटोमेटिक सेल्फ गोइंग प्रोसेस होती है, जिसमें केवल वह प्राणी ही जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं, जबकि अनफिट प्राणियों को छोड़ दिया जाता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का समझाने हेतु एक उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है। कैरोगुलन आइसलैंड के मोस्टली इंसेक्ट तेज हवाओं के चलने पर या तो समुद्र में गिर जाते थे या अपने आप को बचाते थे। इस क्रिया में यह देखा गया कि स्मॉल इंसेक्ट जिनमें विंग्स थे वे अपने आप को बचाने की क्रिया में सफल नहीं हो पाते थे और हवा के साथ समुद्र में गिर जाते थे। इसलिए ऐसे इंसेक्ट ने जब फ्लाइट को त्याग दिया तो वह
सर्वाइव करते रहे तथा उनमें विंग समाप्त हो गए और बॉडी भारी बन गई। रेप्टाइल्स के विकास के दौरान एक युग जॉइंट रेप्टाइल्स का भी आया। यह रेप्टाइल्स मोस्टली शाकाहारी थे, लेकिन क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस के फसलों तथा धीरे धीरे वेजिटेशन के समाप्त हो गए और मोस्टली जाइंट रेप्टाइल्स मृत्यु को प्राप्त होने लगे। लेकिन जिन रेप्टाइल्स ने शाकाहारी भोजन को समाप्त करके मांसाहारी भोजन को अपनाया वह जीवित रहे। इसका कारण यह है कि उन्होंने बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग वातावरण के साथ साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वातावरण कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। तो कुल मिला के बात की जाए तो इन्होंने क्या बताया, जो रेप्टाइल्स थे पहले यहाँ पर पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में घास, प्लांट्स यानी हर्ब, श्रब सभी मिलते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक पीरियड ऐसा आया जिसमें क्या रेप्टाइल्स की संख्या बहुत अधिक हो गई। जब रेप्टाइल्स की संख्या बहुत अधिक हो गई तो जो वेजिटेशन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वेजिटेशन वहाँ समाप्त हो गया तो वो उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वो या तो दूसरी तरफ माइग्रेट करेंगे। चलो दूसरी तरफ भी माइग्रेट कर गए, फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ का भी भोजन समाप्त हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो वो अपनी ही जाति के जो मेंबर्स हैं या फिर अदर कोई जाति के मेंबर्स हैं उन पर फीड करें, यानी हर्बीवोरस से कार्निवोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो वो बच पा रहे हैं। अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं अपने आप को उस फॉर्म में, तो फिर क्या होगा, उनमें उनकी मृत्यु निश्चित है। तो एक इसका था एग्जाम्पल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत यानी न्यू डार्विन के अंतर्गत रिजल्ट में स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, उसके बाद इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल विद एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, के बाद ऑब्जर्व फैक्ट, और उसके बाद जो टॉपिक डिस्कस किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कल हम इसके आगे की पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।